हेलो एवरीवन। आज हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ का दूसरी जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज जो है हमारी थ्योरी प्लस उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देख ही रहे होंगे, एचटेट भी आने वाला है। अब 7 और 8 दिसंबर 2024 जो है वो डेट दी गई है एचटेट के लिए। तो एचटेट टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल है। साथ ही DSSB के एग्ज़ाम्स भी हैं आगे, तो और बीएड के एग्ज़ाम के लिए बीएड के जो थ्योरी एग्ज़ाम्स हैं तो ये वीडियोस जो है इस तरीके से प्रिपेयर की गई है ताकि बच्चे जो है बीएड के जो बच्चे हैं वो भी थ्योरी के एग्ज़ाम्स जो हैं उनको भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इसके अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा ताकि आप थ्योरी के एग्ज़ाम्स को भी अटैम्प्ट कर पाएँ। कंप्लीट नोट्स इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इस तरीके से वीडियो को बनाया गया है ताकि हर एक क्वेश्चन जो है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है पीडागोजी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएँ। तो उसकी थ्योरी भी है, साथ में हम क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। ये जो है हमारा पार्ट 1 रहेगा पियाजे थ्योरी का, जिसके अंदर हम बेसिक जो जीन पियाजे की जो बेसिक थ्योरी है उसके बेसिक्स को हम कवर करेंगे। और साथ ही जीन पियाजे के अपने क्या विचार थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे की जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो 4 स्टेजेस इन्होंने बताई थी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ये वीडियो इसीलिए लेंथी नहीं है ताकि हम दोनों को पूरी जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसको अच्छे से कवर कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो ले लेते हैं। जीन पियाजे का सामान्य परिचय। तो जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे का जन्म जो है 1896 में। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके अंदर बहुत बेसिक सी चीज़ें उठाई जा रही हैं, तो हमें ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जीन पियाजे का जो जन्म है वो सन 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ये स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। तो ये एक जीव शास्त्री थे, लेकिन उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। दूसरा, ये निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि निर्माणवाद का मतलब है कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो ऐसा इनका मानना था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर बन जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। दूसरा, जो हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की, तो मोरल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो कोहलबर्ग का नाम हमने बहुत सुना होगा, लेकिन उनसे भी पहले जो नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट का जो बात जो है वो जीन पियाजे ने की थी। तो जीन पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी बहुत क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। इसमें भी मोरलिटी की बात की गई है, रियलिज़म की बात की गई है। तो उस नैतिक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने पहले दिया था। और जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये बेसिक नॉलेज थी जो हमें कुछ पॉइंट्स जो है हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन्होंने कुछ पुस्तकें जो लिखी थी उनमें से कुछ यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब की हैं। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, सेकंड है द चाइल्ड कंसेप्शन आफ्टर द वर्ल्ड, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। तो इन्होंने बेसिकली बच्चे के ऊपर बहुत सारा काम किया, और इनका जो काम करने का जो एज ग्रुप था, अगर मैं बात करूँ तो वो बर्थ से लेकर एडोलेसेंट तक की स्टेजेस के बारे में इन्होंने जो है वो बात की है। आगे हम ब्रीफ में इसको डिस्क्राइब करेंगे। इन्होंने
पहले हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं देख लेते हैं, जिनमें पियाजे का योगदान रहा, जो इनके विचार थे। तो इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी दिया था। ये क्वेश्चन जो है लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया है थोड़ा सा। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो जीन पियाजे ने दिया था। तो जीन पियाजे ने जो ये प्रतिमान जो दिया, उसमें इन्होंने क्या कहा कि मस्तिष्क जो है एक हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसके अंदर जब सूचना जाती है तो वो उसके अंदर हम इस सूचना जो है यहाँ पर हमारे लिए इनपुट का काम करिए। जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, इस इमेज के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है इनपुट का काम कर रही है, जो कि ब्रेन में जब जा रही है। तो ब्रेन क्या है, हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो उसके ऊपर काम करके हमें आउटपुट देता है, जो इन द फॉर्म ऑफ आंसर, इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर, इन द फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन। तो इन्फॉर्मेशन जो है एक तरीके से जब हम एक्वायर कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, सूचनाओं का अर्जन कर रहे हैं, तो हमें उससे क्या मिल रहा है, हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ आंसर, बिहेवियर एंड फंक्शन। तो पियाजे के अनुसार संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास का आधार मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं का प्रक्रमण है, यानी कि प्रोसेसिंग है, सूचना प्रक्रमण। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, ताकि आप लोगों को बेसिक सी नॉलेज हो जाए कि ये क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्माणवाद। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि जीन पियाजे जो है एक निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक थे। कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो निर्माणवाद पर जो जीन पियाजे ने अपने विचार जो दिए हैं, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनुकूलित वास्तविकता होती है और वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जब हम बच्चे को किसी वातावरण में छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ हम वहाँ पर कुछ क्रिएट करते हैं, तो बच्चे को जब उसके अंदर हम छोड़ते हैं, तो बच्चा अपनी अनुकूलित वास्तविकता के अनुसार उस पर काम करता है। यानी हम वास्तविकता को जैसा भी देखते हैं, इसका एक बहुत इजी सा एग्जांपल ये है कि जैसे हम बच्चे ने देखा कि बाइक जो है वो सड़क से जा रही है, एक बाइक गुजर रही है सड़क से। तो उस बाइक को वो किस तरीके से डिस्क्राइब करेगा? क्या वो उस बाइक के फीचर्स के बारे में बताएगा? क्या वो उस बाइक को दिखती कैसी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा? या बाइक जिस सड़क से जा रही थी उस सड़क के बारे में बताएगा? या वहाँ का आसपास का वातावरण कैसा था, उसके आसपास और कौन से व्हीकल्स थे, उनके बारे में बताएगा? तो जैसा हम देखते हैं वैसा हम उसको उसी तरीके से डिस्क्राइब नहीं करते। सबका अपना अपना डिस्क्राइब करने का तरीका होता है, यानी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अनुकूलन का अपना तरीका है, इसीलिए ही निर्मित ज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, तभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। तो पियाजे के अनुसार बालक अपने वातावरण में वास्तविकता को सक्रियता से खोजता है, इसीलिए उसे नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्क्राइब किया कि नन्हा वैज्ञानिक शब्द जो है वो किसकी देन है, वो किसने इस पर बात की है। तो पियाजे महोदय ने इस पर बात की है। नन्हा वैज्ञानिक पियाजे महोदय के अनुसार बालक को कहा गया है क्योंकि वो वातावरण में वास्तविकता को खोजता है, सक्रियता से खोजता है। नेक्स्ट हम बात करें भाषा और चिंतन पर पियाजे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लैंग्वेज और थॉट के बारे में पियाजे ने क्या कहा था। और साथ ही एक और साइकोलॉजिस्ट है वाइगोत्स्की। तो इन दोनों के विचार जो है बिल्कुल जो है अपोजिट रहे भाषा और चिंतन के बारे में। भाषा ही चिंतन है और चिंतन ही भाषा है, उन्होंने ये बात की। तो ये कथन भी बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसे भी हम ध्यान दें। चिंतन भाषा से पहले होता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थिंकिंग प्रोसीड्स लैंग्वेज, कि पहले भाषा नहीं आती, पहले थिंकिंग आती है। थिंकिंग की बात की इन्होंने कि थिंकिंग, बच्चा सोचना पहले शुरू कर देता है, बाद में वो उसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करता है लैंग्वेज के थ्रू। तो ये बात जो है भाषा और चिंतन पे पियाजे महोदय ने की थी, लेकिन वो इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाए। इसके बाद ब्रूनर ने जो है इनका सपोर्ट किया और इस पर काम किया। तो ब्रूनर ने भी इसके बारे में कहा था, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो भी पढ़ेंगे। और साथ ही जो वाइगोत्स्की थे, जो हमारे वाइगोत्स्की थे, वो भी निर्माणवादी थे, वो भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने भी भाषा और चिंतन पर बात की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनका जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल अपोजिट था पियाजे से। उन्होंने कहा कि पहले थिंकिंग नहीं आती, पहले भाषा विकसित होती है, उसके बाद भाषा पर आधारित बच्चा जो है थिंकिंग करता है। भाषा की हेल्प से ही
मतलब भाषा के सहयोग से बच्चा जो है चिंतन कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है। तो वहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी बात पियाजे ने कही है, कौन सी बात वाइगोत्स्की ने कही है। तो जब पियाजे ने बात की तो उन्होंने कहा कि चिंतन पहले होगा, थिंकिंग पहले होगी, जबकि वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि नहीं, पहले थिंकिंग नहीं होगी, पहले लैंग्वेज डेवलप होगी और लैंग्वेज की हेल्प से बच्चा जो है वो कुछ सोच पाएगा, थिंक कर पाएगा, सोच विचार कर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। आगे नेक्स्ट हम बात करें, ब्रूनर ने जो है पियाजे का समर्थन किया था। तो उन्होंने क्या कहा, ब्रूनर महोदय ने कहा कि चिंतन भाषा से पहले होता है। ये बात इन्होंने किसने की थी, पियाजे ने की थी। और इसको सपोर्ट किया ब्रूनर ने अपने सिद्धांत से। वो तीन तरीके का चिंतन बताते हैं बच्चे के अंदर डेवलप होता है। धीरे धीरे बच्चे के अंदर भाषा जब डेवलप हो रही है तो बच्चा तीसरी स्टेज तक पहुंचता है। तो एनेक्टिव थिंकिंग के बारे में इन्होंने 3 स्टेजेस बताई, एनेक्टिव थिंकिंग, आइकॉनिक थिंकिंग एंड सिम्बोलिक थिंकिंग। 3 तरीके का चिंतन जो है बच्चा करता है। सबसे पहले अनएक्टिव, जहाँ पर नाम के अंदर ही है एक्टिव, यानी कि क्रियात्मक चिंतन। ये बच्चा जो है कुछ चीज़ जो है उसको देख करके, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एक्शंस है, एक्टिव है, एक्शंस से हम इसको रिलेट करेंगे। तो बच्चा जो है वो कुछ करके सीख रहा है और कर रहा है, उसको करने के करके मतलब उसको सोच रहा है। नेक्स्ट है आइकॉनिक थिंकिंग, संकेतात्मक चिंतन, यानी कि बच्चा विद द हेल्प ऑफ हम बात करें पिक्चर्स, फिल्म्स, स्कल्पचर्स, यानी कि किसी न किसी चीज़ का आइकन जो है उसे देख रहा है, उसको देखकर उसे मतलब कुछ सोच रहा है। नेक्स्ट है सिम्बोलिक थिंकिंग, ये प्रतीकात्मक, यानी कि सिम्बल्स, लैंग्वेज, और मतलब अपने माइंड में, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ सोचना, कुछ ना कुछ लैंग्वेज की हेल्प से। तो ब्रूनर के अनुसार बालक सबसे पहले क्रियात्मक चिंतन करते हैं जो कि भाषाहीन होता है, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होती है। उसके बाद बच्चा जो है आइकॉनिक थिंकिंग यानी कि संकेतात्मक चिंतन करेगा, जिसमें एक्शंस को बच्चा आइकन के साथ जोड़ेगा और धीरे धीरे उसमें भाषा का विकास होगा। और लास्ट जो है उसके बाद बालक प्रतीकात्मक चिंतन यानी कि सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, जो कि बिल्कुल ही लैंग्वेज पर डिपेंडेंट थिंकिंग होती है। तो इनके कहे अनुसार भी पहले थिंकिंग होती है, उसके बाद में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, भाषा विकसित होगी। नेक्स्ट हम बात करें तबुला रासा। तबुला रासा की ये जो आपने डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि जॉन लोके के द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि बच्चा जन्म के समय एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिसे तबुला रासा कहा जाता है। तबुला रासा का मतलब ही क्या है, ब्लैंक स्लेट, कोरी स्लेट। तो उन्होंने कहा कि तबुला रासा बच्चा जन्म के समय जो है बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है। उसका मस्तिष्क जो है बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है, जिस पर हम समय के साथ अनुभव के द्वारा कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस देंगे और उसकी जो थिंकिंग है और उसे हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं। वो चीज़ हमारे हाथ में, विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस हम उसके माइंड में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जबकि पियाजे महोदय ने कहा कि बालक जन्म के समय कोरी स्लेट नहीं होता, वह जन्म के साथ ही कुछ तरीके के चिंतन करने में भी सक्षम होता है। इन्होंने थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा जो है वो बल दिया था, चिंतन पे। कुछ ना कुछ तरीके का चिंतन जो है बच्चा जन्म के साथ ही करने लग जाता है। तभी तो वो रोना, कब रोना है, अगर उसे खाना चाहिए तो वो रोएगा, या उसकी कोई भी नीड है तो वो उसे किसी ना किसी तरीके से बताएगा। दूध पीना, कुछ ना कुछ, जैसे हाथ पकड़ लेना, आंखें बंद करना, ये सब चीज़ें क्या है, ये टाइप ऑफ थिंकिंग है जो कि बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ स्टार्ट हो जाता है ये चीज़ें करना। तो बच्चा तबुला रासा, यानी कि बच्चा जो है वो एक कोरे, बच्चे का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट की तरह नहीं होता, पहले से ही जन्म के साथ ही वो कुछ ना कुछ चिंतन करने में सक्षम होता है। तो इसका भी बिल्कुल अपोज किया था जॉन लोके की स्टेटमेंट का भी पियाजे महोदय ने अपोज किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिस पर जीन पियाजे की थ्योरी पूरे तरीके से बेस्ड है, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले हमें ये 3 वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि ये 3 वर्ड्स जो हैं हमारे, वो क्या हैं। 3 वर्ड्स क्या कहते हैं ये हमारे 3 वर्ड्स जो हैं, सबसे पहले हम बात करें मेंटल कैपेसिटी, हमारी मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता यानी कि हमारे मस्तिष्क की कुल क्षमता, मेंटल कैपेसिटी। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, तो हमारे मस्तिष्क की कुल क्षमता, यानी कि हमारा मस्तिष्क 2 तरीके से कार्य करता है। एक तो होता है ऐच्छिक कार्य और दूसरा होता है अनैच्छिक कार्य।
ऐच्छिक कार्य वो जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जिनके लिए हमें सोचना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हम चल कर उसके पास जाएंगे, दौड़ना, लिखना, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब एक्टिविटीज़ क्या है, ये हमारी वॉलेंट्री एक्शंस हैं। दूसरे जो हमारे हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, वो कार्य हैं जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते या जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। वो जो कार्य है वो मस्तिष्क अपनी इच्छा से स्वयं कर लेता है, जैसे कि हृदय का धड़कना या हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है, वो सब चीज़ें क्या है, हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस है। यानी कि मस्तिष्क की कुल क्षमता यानी ऐच्छिक कार्य करने की और अनैच्छिक कार्य करने की जो क्षमता है वो मानसिक क्षमता कहलाती है। दूसरा हम बात करें कोग्निटिव कैपेसिटी यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता। अब इसके अंदर हम सिर्फ इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को हटाकर सिर्फ ऐच्छिक कार्यात्मकता की क्षमता की एक बच्चे के अंदर जो है कितनी कार्यात्मक क्षमता है, जो खुद वो ऐसे कार्य जो खुद वो अपनी इच्छा से करना चाहता है। तो पियाजे ने इस क्षमता को क्या कहा है, कॉग्निशन यानी संज्ञान का है। ऐच्छिक कार्यात्मकता के लिए जो प्रक्रियाएं मस्तिष्क में बच्चे के जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो वो सोच रहा है, जो वो उसका जो चिंतन चल रहा है, जो उसके विचार उसके माइंड में चल रहे हैं या जो वो कर रहा है, वो उन संक्रियाओं को क्या कहते हैं, उन संक्रियाओं को ऑपरेशंस कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट जो है हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता, यानी कि ये भी मानसिक क्षमता या संज्ञानात्मक क्षमता से प्राप्त कार्यात्मक शक्ति और गति। हमारे पास क्षमता तो है, लेकिन अब हम उसको कार्यात्मकता में कैसे, अपने कार्यों में कैसे लेकर आएँ, उसकी शक्ति और उसकी गति, कितनी तेज़ी से हम वो काम करते हैं, वो क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। तो इस क्षमता को बुद्धि लब्धि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 टर्म्स हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद ही हम जो है संज्ञानात्मक विकास को समझ पाएंगे। अब कोग्निशन, संज्ञान क्या है। सबसे पहला जो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो निकला है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक जो वर्ड है वो संज्ञान से निकला है। संज्ञान यानी कोग्निशन। कोग्निशन यानी कि हमारे मस्तिष्क में ऐच्छिक कार्यात्मकता की क्षमता, कि हम जो काम करना चाहते हैं उसकी मतलब अच्छी कार्यात्मकता की क्षमता जो है वो संज्ञान कहलाती है। अब संज्ञान क्या है, संज्ञान जो है हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना है, जो कि फर्स्ट है हमारा ज्ञान संरचनाएं, नॉलेज स्ट्रक्चर, और दूसरा है मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेसेस। तो ये जो ज्ञान संरचनाएं हैं, इनको एक इम्पोर्टेंट वर्ड जो है इसका स्कीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना होगा। इम्पोर्टेंट वर्ड है ये स्कीमा। तो पियाजे ज्ञान संरचनाओं को, ये जो नॉलेज स्ट्रक्चर है, इनको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। और दूसरा जो मानसिक प्रक्रियाएं हमारे मस्तिष्क में चल रही हैं, उन संक्रियाओं को ऑपरेशंस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में ब्रीफ में जानते हैं कि संज्ञान, ये जो हमारे ऑपरेशंस हैं और ये स्कीमा जो है वही है क्या। सबसे पहली बात हम बात करें इसमें ऑपरेशंस की, संक्रियाएं। ऑपरेशंस किसी भी कार्य को करते वक्त हमारे मस्तिष्क में जो भी मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उसे संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस कहते हैं। जैसे कि चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना या एनालाइज करना, किसी चीज़ को सिंथेसाइज करना, कुछ क्रिएट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी चीज़ में डिफरेंस क्रिएट करना या तुलना करना, कंपैरिजन करना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे ऑपरेशंस हैं जो हमारे माइंड में चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कीमा। स्कीमा क्या है, स्कीमा सूचनाओं को ज्ञान संरचना के रूप में व्यवस्थित करने का एक तरीका है। यानी कि इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझें कि हमारा जो मस्तिष्क है, जब भी हम किसी कार्य को सीखते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, उसको सीखते हैं, तो उससे संबंधित सूचनाओं को एक निश्चित क्रम में ज्ञान संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित कर लेता है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं, तो वो ज्ञान संरचनाओं को एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर लेना, ताकि उसी कार्य को जब हम कभी दोबारा करें तो वो स्टेप्स हमें याद हों, उन सूचनाओं को हम फिर से रिकॉल कर पाएँ, आसानी से उसे दोबारा, उन सूचनाओं को दोबारा से प्राप्त किया जाए। तो इन्हीं ज्ञान संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। यानी कि हमारी नॉलेज स्ट्रक्चर्स, हमारी ज्ञान संरचनाएं जो हम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हमारे माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाए, ताकि हम इन फ्यूचर कभी उस काम को दोबारा रिपीट करें तो हमें उसे रिकॉल करने में आसानी हो, बहुत आसानी से वो प्राप्त हो जाए। स्कीमा जन्मजात भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। स्कीमा जन्मजात भी होता है तथा साथ में अर्जित भी किया जा सकता है, एक्वायर्ड भी है, और ये एट द टाइम इनेट भी होता है, एक्वायर्ड भी होता है। स्कीमा में परिवर्तन भी संभव है।
कोई भी नॉलेज स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि उसका स्टेप उसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल जो है हमारे माइंड में फिट हो गया है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं कुछ बन जाते हैं हमारे। अब बात करते हैं हम नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। निर्माणवाद की बात कर रहे थे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो वो कैसे करेगा, क्या प्रोसेस है उसकी। तो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया जो है हम बात करें सबसे पहले ज्ञान की, तो ज्ञान क्या है, ज्ञान जो है सूचना, इन्फॉर्मेशन। नॉलेज क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो ये सूचनाएं हमारे ज्ञानेंद्रियों से हमें प्राप्त होती हैं। तो हमारी जो सेंसेस है उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फिर ये सूचनाएं हमारे मस्तिष्क के पास जाती हैं और फिर जो हमने बात की थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो हमने पढ़ा, ये इन सूचनाओं का इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है हमारे माइंड के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, और उसके बाद उसके ऊपर क्या होती है, प्रतिक्रिया देता है, जो आउटपुट मिलता है। तो इस प्रक्रम में इस प्रोसेस को ज्ञान संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित करके हमारा माइंड जो स्टोर कर लेता है, ताकि कभी भी दोबारा ऐसी स्थिति आए तो हम उस प्रोसेस डाटा का ही प्रयोग कर लें। तो मस्तिष्क द्वारा स्टोर की गई इन्हीं व्यवस्थित संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है, और इन्हीं ज्ञान संरचनाओं को व्यवस्थित करना, इनका पुनर्गठन करना और इनमें वृद्धि करना ही ज्ञान का निर्माण है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ज्ञान निर्माण की क्या प्रक्रिया है, कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस वाइज जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उनको व्यवस्थित करके हम स्टोर कर लें, ताकि जब भी हमारे सामने ऐसी स्थिति दोबारा है तो हम उसे फिर से उसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट है हमारे, अब बात करें हमारी यहाँ से प्याजे थ्योरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं प्याजे थ्योरी की वो समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन स्टेजेस, जो 4 स्टेजेस प्याजे ने दी हैं उनको बहुत ब्रीफ में करेंगे। तो इस प्याजे की थ्योरी को समझने से पहले हमें ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, ताकि जब इनका यूज़ आगे हो तो हम उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो प्याजे के अनुसार मस्तिष्क के 2 पक्ष होते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ज्ञान संरचना, और कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो हमारा मस्तिष्क जो है उसके 2 एस्पेक्ट हैं, पहला कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और दूसरा कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कैसे काम कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर जो हमारी संरचना है वो काम कैसे करेंगी, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। तो पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की, संज्ञान संरचना। संज्ञान संरचना को हम 2 भागों में विभाजित करें तो स्टेजेस और स्कीमास। स्कीमास के बारे में पढ़ लिया। स्टेज यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर बच्चा जो है वो क्या चीज़, मतलब कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ पा रहा है, कर पा रहा है। जैसे कि प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं, तो किसी भी काम को वो किस तरीके से हर स्टेज पर वो कंप्लीट कर पा रहा है। स्कीमास की बात करें, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। प्याजे ने 4 स्कीमास की बात की, अभी हमने बात की स्कीमा। स्कीमा क्या है, हमारी ज्ञान संरचनाओं को एक व्यवस्थित क्रम के अंदर लगा लेना, ताकि इन फ्यूचर हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको दोबारा से रिकॉल कर पाएँ, उसको दोबारा से यूज़ कर पाएँ। तो प्याजे ने 4 स्कीमास, 4 बेसिक स्कीमास जो हैं, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है, जन्मजात बच्चा जो है, जो उसको मतलब उसके अंदर बेसिक स्कीमास जो हैं 4 उसके अंदर पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन है, PYQ है हमारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से बना था कि निम्नलिखित में से कौन से स्कीमा जो है ऐसी स्कीमा है जो कि बच्चे के जन्म के समय बच्चे के अंदर नहीं होती। तो ये 4 ऑप्शंस भी बन जाते हैं इसके अंदर, हम देख सकते हैं। सकिंग, फर्स्ट जो हमारी है सकिंग, चूसना, लुकिंग, देखना, रीचिंग, पहुँचना, और फोर्थ है हमारी ग्रेस्पिंग यानी कि पकड़ना। ये 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें इसे और याद करें। सकिंग, SLRG, सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रेस्पिंग। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर एक्विजिशन की। ये आप चार्ट से बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या प्रोसेस चल रही है, जो हमने पढ़ा नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, हमारे ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रही है। एक्विजिशन यानी एक्वायर करना, अर्जित करना। अर्जित किसे करेंगे हम सूचनाओं को अर्जित करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करेंगे। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करके फिर हम क्या करेंगे, स्कीमा का निर्माण करेंगे, यानी कि जो हमने इन्फॉर्मेशन ली उसको एक व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे, ताकि हम इन फ्यूचर उसका यूज़ कर सके। तो इस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्विजिशन बोला जाता है।
तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में, हमारे नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, वो है एक्विजिशन। उसके बाद हम बात करें, हमारा जो सेकेंड स्टेप आप देख रहे होंगे, इसके अंदर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। ये अनुकूलन जो है ये क्या है? अनुकूलन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। बच्चा जब समाज के अंदर आएगा, जब बच्चा पैदा होगा, तो वो आसपास का जो उसका वातावरण है, आसपास में जो उसके लोग हैं, उनके साथ वो किस तरीके से एडजस्ट कर पाएगा। इसी प्रक्रिया को, एडजस्ट करने की प्रक्रिया को, समायोजन करने की प्रक्रिया को ही अडेप्टेशन बोलते हैं, जो कि बच्चे के अंदर जन्म के समय ही उपस्थित होती है। जन्मजात प्रवृत्ति है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है, इसे नोट कीजिए। जन्मजात प्रवृत्ति है, यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने आप को बाहरी वातावरण के साथ क्या करेगा? समायोजन करने की कोशिश करेगा, अडेप्टेशन। तो इस अनुकूलन की प्रक्रिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके दो पार्ट्स जो हैं वो हैं असिमिलेशन, समावेशन, एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बताना चाहूँगी, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में ही बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है और एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं इन दोनों टर्म से। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इनको हम याद कैसे करेंगे? एसिमिलेशन, जैसा कि आप ये वर्ड देख रहे होंगे एसिमिलेशन, इसमें एज आ रहा है, एज भी आ रहा है, एजिमिलेशन यानी कि एज इट इज़, जैसा हमने देखा वैसा ही उसे ग्रैब कर लिया, वैसा ही उसे सीख लिया, एजिमिलेशन। और वैसा ही हमने एक्शन कर दिया, जिस तरीके का बच्चे को सिखाया गया उसी तरीके का बच्चे ने, मतलब इमिटेशन की हम बात करते हैं, अनुकरण करना देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं इसके बारे में। एसिमिलेशन यानी एज इट इज़, इसे याद करेंगे। एसिमिलेशन का मतलब एज इट इज़, जैसा देखा वैसा ही उसे कर दिया। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जो प्रोसेस है, अब आप देखें समायोजन, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन जो वर्ड है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा MOD, यानी कि मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना, ठीक है। तो मॉडिफाई करना मतलब कुछ ना कुछ जो हमने देखा, जो हमने सीखा, उसके अंदर अपने सोच विचार करके, तर्क वितर्क करके, उस चीज़ को एनालाइज करके हमने उसको कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर लिया। क्यों किया हमने मॉडिफाई? ताकि हम उस जो हमारा वातावरण है उसके अंदर हम सामंजस्य स्थापित कर पाएँ। एज़ इट इज़ अगर काम चल रहा है, एज़ इट इज़ हम जो है उसके अंदर एडजस्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा, अकोमोडेशन। तो इसे हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। ये जो हमारा फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेशन के अंदर उसकी दो उप प्रक्रियाएँ हो जाती हैं, असिमिलेशन और एकोमोडेशन। उसके बाद जो है, अगर हमें कोई नई परिस्थिति दिखी, नई परिस्थिति में अगर हम उस ज्ञान को जो हमने स्कीमास जो हमने डेवलप की हैं, जो हमने ज्ञान संरचनाओं का निर्माण किया और उनको व्यवस्थित किया है, तो हम उस नई सिचुएशन के अंदर जब हम उसको अप्लाई कर पाएंगे, कि नई सिचुएशन कुछ भी हमने देखा और उसको हम अपनी स्कीमास को रिकॉल करें, और हम उसको, अगर हमारी जो क्यूरियोसिटी है या मतलब हम उसको अप्लाई कर पाएँ, रिकॉल करके उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ उस दोबारा से नई सिचुएशन के अंदर, तो हम जो है हमारा मस्तिष्क जो है वो संतुलित रहेगा। अगर हम नहीं कर पाए तो वो डिसइक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, ये कुछ टर्म्स हैं ये जो आपको जो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम पियाजे की थ्योरी को या हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट को अच्छे से समझ पाएँ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके, पीछे करके फिर इसे देखें, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। बहुत छोटा छोटा सा इसके अंदर डिफरेंस है। एसिमिलेशन का मतलब है एज इट इज़, अडेप्टेशन अकोमोडेशन का मतलब है कुछ मॉडिफाई करके। मेन मोटिव क्या है? हमें अडेप्ट करना है। मेन मोटिव है हमें सामंजस्य स्थापित करना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर एसिमिलेशन, थोड़ा सा अब इसको हम ब्रीफ में भी देख लेते हैं। एसिमिलेशन, समावेशन, आत्मसातीकरण, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से अनुक्रिया प्रतिक्रिया करता है यहाँ पर बच्चा। जैसे कि जैसा मतलब जिस तरीके का वो व्यवहार कर सकता है, जैसी चीज़ उसे दिखाई जा रही है। जैसे 6 महीने के बच्चे को कोई नया खिलौना दिया जा रहा है, तो वहाँ पर 6 महीने का बच्चा है, छोटा सा है,
छोटे बच्चे के अंदर सिर्फ 4 स्कीमास ही डेवलप होती है। हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा, सकिंग उसमें से एक है। तो बच्चा सक कर रहा है, उसे देख रहा है, उसे सक कर रहा है, चूस रहा है ना। तो छोटे से बच्चे के अंदर ये जो स्कीमास हैं, 4 स्कीमास हैं, तो उन्हीं का ही वो उपयोग करेगा। तो 6 महीने के बच्चे को जब नया खिलौना दिया जाता है तो वह उसे चूसने लगता है। सकिंग स्कीमा जो है उसके अंदर डेवलप होती है। जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि एक बच्चे ने एक एनिमल देखा जिसकी 4 लेग थी। तो उसे बताया गया कि ये 4 लेग वाला जो एक पेट है इसे डॉग कहा जाता है, इसे ये कुत्ता है, डॉग है। तो बच्चा उसे क्या कहेगा? डॉग कहेगा। अब आ जाते हैं अकोमोडेशन पे। अकोमोडेशन यानी कि मॉडिफाई करना। जब वह किसी नई परिस्थिति से अपने पुराने अनुभव द्वारा नहीं निपट सकता, तब वह अपनी जन्मजात संज्ञानात्मक क्षमता और संरचना में बदलाव लाकर, बदलाव यानी मैंने पहले ही बताया था मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करके उस स्थिति से निपटेगा। जैसे कि पहले उसे खिलौना दिया गया तो उसे चूस रहा था, अब वो क्या करेगा? वो खिलौना बहुत बड़ा है, खिलौना इतना छोटा नहीं है कि वो उसके मुंह में आ जाए, बड़ा है तो वो क्या करेगा? उसे धकेलेगा या फेंकेगा। तो उसने क्या किया? मॉडिफाई किया। तो इस प्रकार नए ढंग से सोचकर नई प्रक्रिया को अपनाना समायोजीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे ने सीख लिया था कि 4 टांगों वाला ये जो पेट है, ये पालतू जानवर है, इसे डॉग कहा जाता है, कुत्ता कहा जाता है। तो लेकिन अब उसके अंदर ये चीज़ है कि 4 लेग वाला जो पालतू जानवर है उसे डॉग कहा जाएगा। अब उसके सामने एक बिल्ली को रख दिया गया और बिल्ली के भी 4 पैर थे। लेकिन अब उसे बाद में उसे जो है निरीक्षण करने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसे लोगों से उसने पूछा और अपने माइंड में जो है उसकी जो सूचनाएं थी उनको जो है मॉडिफाई किया और उसे ये समझ में आया, उसे रियलाइज़ कराया गया कि सभी 4 टांगों वाले जो जानवर होते हैं वो डॉग नहीं होते, वो और अलग अलग जानवर जो हैं वो होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये 2 टर्म्स जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। इसे प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसे समझें ताकि आप इससे आने वाला जो क्वेश्चन है उसे आप गलत ना कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करें इक्विलिब्रेशन यानी कि समाविष्टीकरण। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि संतुलित अवस्था को प्राप्त करना। अभी हमने उसमें भी देखा था, हमारे फ्लो चार्ट जो हमारा डायग्राम था उसमें भी देखा था कि जब बच्चे के सामने कोई नई सिचुएशन आ रही है और उस नई सिचुएशन के अंदर बच्चे ने अपने प्राप्त ज्ञान को, अर्जित ज्ञान को, मॉडिफाइड जो नॉलेज है उसको यूज़ कर लिया। कोई नई सिचुएशन उसको दिखी और उसके अंदर उसको यूज़ करके और उसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, तो वो उसके मस्तिष्क जो है वो एक संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेगा। और अगर नहीं कर पाया तो वो जो है हमारा यहाँ पर डिस इक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, चलिए हम यहाँ तक इसे कंप्लीट करते हैं। जो हमारा बेसिक नॉलेज थी प्याजे थ्योरी के बारे में वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट अब इसके कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। इसके साथ साथ बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा? तो हम 4 जो स्टेजेस दी गई थी डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो दी गई थी पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अनविनित योजना यानी कि स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? एकोमोडेशन, स्कीमा वर्ड है तो ध्यान दें यहाँ पर क्या है। वैसे तो इसमें हम यहाँ पर क्वेश्चनिंग भी नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है, डेलिब्रेशन भी नहीं है, एकोमोडेशन है, मॉडिफाई करना। स्कीमा, नॉलेज स्ट्रक्चर, ज्ञान की संरचनाएं, उनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करके हम उसे किसी नई सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं। एज इट इज़ भी कर सकते हैं एसिमुलेशन, और उसको मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं। यह एसिमुलेशन नहीं था, यहाँ पर क्या था? एकोमोडेशन था ऑप्शन में, तो हम अकोमोडेशन जो है वो वर्ड वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के बारे में अपनी समझ का सृजन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका सृजन करना, यहाँ पर सृजन यानी कि निर्माण करना। तो निर्माणात्मक जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे हमारे पियाजे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके बाद संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है।
ब्रूनर ने भी बात की थी और जीन पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी। और ब्रूनर की स्टेजेस भी हमने पढ़ी हैं, 3 स्टेजेस ब्रूनर ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, एनेक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। तो ब्रूनर ने भी बात की थी और जीन पियाजे ने भी 4 स्टेजेस दी हैं। तो ये इसका जो आंसर है वो ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों, ये सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं। नन्हे वैज्ञानिक, ये जो वर्ड है ये इम्पोर्टेंट है। इसका हमने जिक्र भी किया था हमारी एक स्लाइड के अंदर कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, सक्रिय रूप से जो है वो खोजता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल रहा है। तो इसका जो इसकी बात नन्हे वैज्ञानिक की बात जो है पियाजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। बच्चा जो है इसके अंदर जीन पियाजे ने बात की थी कंस्ट्रक्टिविज़म की, निर्माणात्मक अधिगम की बात की थी कि बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा, जब वो आसपास की चीज़ें को के बारे में जो आप उसका एनवायरनमेंट है उसमें जो है वो खोज करेगा, सक्रिय एक्टिव रहेगा और खोजबीन करेगा। तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। हमारा क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग और चेंजिंग आर एग्जिस्टिंग स्कीमास इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज। जैसा कि मैंने कहा था कि जो वर्ड है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, स्कीमा, इक्विलिब्रेशन, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए, किसके लिए दी गई है, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है इस स्टेटमेंट को, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। सो थैंक यू सो मच। आज हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हम पियाजे की जो स्टेजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस पियाजे ने दी हैं, जो 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, और सेंसरी मोटर स्टेज की भी बहुत सारी स्टेजेस हैं फर्दर। तो इसके बारे में हम ब्रीफ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आई होप आप सबको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।